पुस्तकालय के मुख्य आयाम, उसको लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। और अभी आने वाले 40 मिनटों में हम बात करेंगे कि किसी भी पुस्तकालय को, चाहे वो बच्चों का पुस्तकालय हो या फिर सार्वजनिक जो भी पुस्तकालय हैं जो हमारे अनुभव के क्षेत्र में आते हैं, उनके मुख्य आयाम क्या हो सकते हैं। और किसी पुस्तकालय को लेकर यदि काम करना है, स्पेशली मैं टीचर्स और लाइब्रेरियंस के साथ अगर मुखातिब हूं, तो मैं ये कहूंगा कि एक समझने की जरूरत है कि पुस्तकालय को देखा जाए कैसे, पुस्तकालय के अलग अलग भाग कौन से हो सकते हैं, जिसको लेकर पहले तो एक विजन तैयार करें या फिर कोई योजना बनाए, फिर इसको संचालित करें। तो कोशिश करता हूं मैं कि अपनी बात आप तक पहुंचाऊं पुस्तकालय के आयाम के माध्यम से। और अगर आपकी इस पर कुछ टिप्पणी होगी या सवाल होगी तो आप चैट में प्लीज लिखेंगे ताकि मैं उनको एड्रेस कर सकूं। तो इस सत्र में कोशिश करेंगे कि पुस्तकालय के जो मुख्य आयाम हैं उन पर हम अपनी समझ बनाएं और किसी भी पुस्तकालय को जीवंत बनाने के लिए, उसको एक्टिव बनाए रखने के लिए इनकी क्या भूमिका है, कैसे इनको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो आपके साथ है कि किसी भी पुस्तकालय को शुरू करने और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, किसी पुस्तकालय के शुरू करने और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे अमूमन वर्कशॉप में ये सवाल टीचर्स के साथ या लाइब्रेरियन के साथ बातचीत करते वक्त हम लोग रखते हैं, और इसके जो रिस्पॉन्सेज वो उनकी तरफ से आते हैं वो ऐसे आते हैं कि एक साफ सुथरा कमरा होना चाहिए, हवादार कमरा, जहां रोशनी की व्यवस्था हो, या फिर कहते हैं कि बैठने की व्यवस्था हो, गतिविधियां करने की व्यवस्था हो, किताबों को रखने की व्यवस्था हो। लाइब्रेरी है तो अलग अलग तरह की किताबें हों। स्कूल की अगर लाइब्रेरी, अगर एक टीचर विजुअलाइज कर रहे हैं कि विद्यालय में अगर वो लाइब्रेरी सेट करना चाहते हैं या संचालित करना चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो आयु स्तर के बच्चे हैं उनके हिसाब से किताबें हों, उनकी रुचियों की किताबें हों, कविता कार्ड, कहानी के पोस्टर्स, ये सारी चीजें वो संग्रह में देखना चाहेंगे। फिर बहुत सारी बातें व्यवस्था को लेकर आती हैं। जैसे प्रबंधन के लिहाज से अगर बोला जाए तो जैसे रजिस्टर होना चाहिए, जो स्टॉक जिसमें हम एंट्री करते हैं, जिसमें किताबों की एंट्री होती है, जो स्टेशनरीज हैं उनकी एंट्री होती है, या फिर लाइब्रेरी के अंदर जो भी इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, जो भी चीजें हम लाते हैं लाइब्रेरी के नाम पर, उसकी एंट्री हम उसमें कर रहे होते हैं। फिर जो बात आती है वो है कि निर्गत रजिस्टर, यानी कि किताबें अगर व्यवहारिक रूप से लेन देन की जा रही है स्कूल में और बच्चों को वो दी जाती है उनके घरों तक ले जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो एक रजिस्टर इस तरह का रखा जाता है जिसको लेन देन का रजिस्टर कहते हैं। बहुत सारी बातों में अगर कहा जाए तो कोई कोई शिक्षक ये कहते हैं कि स्कूल में एक्टिविटीज होनी चाहिए, गतिविधियां होनी चाहिए। पिछले 2 दिनों की बातचीत में हमने इस पर काफी चर्चा भी की है कि ये जो गतिविधियां हैं वो बच्चों के साथ की जाने वाली हो, तो लाइब्रेरी में बच्चों की रुचि और आयु के अनुसार जो किताबें हैं उसको लेकर की जाने वाली हो। इन गतिविधियों के माध्यम से हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों का जुड़ाव लाइब्रेरी की किताबों से बने। स्कूल में संचालित पुस्तकालय के लिए हमारे पास दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। दोहरी जिम्मेदारी मैं इसलिए कह रहा हूं, एक उदाहरण रखता हूं मैं आपके सामने। यदि आपके शहर में कोई एक सार्वजनिक पुस्तकालय है या किसी विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है, केंद्रीय पुस्तकालय हुआ करते हैं, वहां जो ऑडियंस है, जो पाठक जो जाते हैं, वो एक जागरूक पाठक होता है जिसको मालूम है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं और वो उस पुस्तकालय में क्यों जाएगा। पुस्तकालय में जाने के बाद उसको किस तरह की किताबें खोजनी है,
उन किताबों के साथ उसको क्या करना है। कुछ लोग नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब वो एनलाइटेंड है, उनको मालूम है कि पुस्तकालय में क्यों आना है, पुस्तकालय की किताबों का व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल क्यों किया जाना है। लेकिन अगर विद्यालय पुस्तकालय की बात करें, खासकर मैं अगर 6th क्लास से ऊपर के शिक्षकों के साथ मुखातिब हूं अभी, तो हम में से बहुत सारे लोग जब हम स्कूलों में थे तो हमने व्यवहारिक रूप से पुस्तकालय नहीं देखे, या देखे भी थे तो उससे जुड़ नहीं पाए। यदा कदा कभी किताबें पढ़ने के लिए मिल जाती थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से पुस्तकालय का जिस तरह से उपयोग हो वो हम नहीं कर पाते थे। तो इस स्थिति में दोहरी जिम्मेदारी ऐसे बनती है कि पहले तो आपको उन बच्चों को किताबों से जोड़ना है जिनका अभी इस दुनिया में प्रवेश ही हुआ है, जो अभी स्कूल आ रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं और धीरे धीरे किताबों के साथ अपना अनुभव बढ़ा रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उसमें से भी किन किताबों को लेकर काम किया जाए। पहले तो लाइब्रेरी से जुड़ाव बनाना है, फिर लाइब्रेरी के बाद उनको किताबों से जुड़ाव बनाना है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी रणनीति है, जो भी योजना है, हमको बनानी होती है स्कूल में। तो कुछ शिक्षक, मैं जो अपनी बात कह रहा था वहां लौटता हूं कि कुछ शिक्षकों की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि बच्चों के लिए गतिविधियां होनी चाहिए। वो कहानी सुनाने की हो सकती है, वो कविताओं की हो सकती है, वो आर्ट क्राफ्ट की हो सकती है, या कुछ ऐसे मौके हम बना सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जा सकते हैं जिसमें बच्चे किताबों के ऊपर जो भी उनके अनुभव होते हैं उनको लेकर बातचीत कर। तो ये कुछ बातें हैं जो कि किसी भी पुस्तकालय को संचालित करने के लिए सुनिश्चित करना होता है। ये भी हो सकता है कि आप कहें कि पुस्तकालय में अभिभावक, माता पिता, समुदाय के लोगों का आना जाना हो, ताकि वो पुस्तकालय को देख सके कि पुस्तकालय समुचित रूप से चलता है कि नहीं, ठीक से इसका संचालन हो रहा है कि नहीं, कहाँ सहयोग की जरूरत है। क्योंकि कई राज्यों में काम करते हुए मेरा अनुभव रहा है कि समुदाय भी बहुत अच्छे से सहयोग करता है पुस्तकालय को संचालन करने में। फिर ये हो सकता है कि पुस्तकालय को यदि हम अभिन्न अंग मानते हैं स्कूल का, और वो जीवंतता हमने बनाए रखा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ एसएमसी, एसडीएमसी की जो बैठकें होती है, या पेरेंट टीचर की जो मीटिंग होती है, उसमें इस व्यवस्था के बारे में जो अपडेट्स हैं वो रखे जाए, ताकि अभिभावक उससे परिचित हो पाए, समुदाय उससे परिचित हो पाए, और जो भी हर संभव है वो मदद करे। या फिर ये हो सकता है कि पुस्तकालय की ऐसी संकल्पना हम रखते हैं जहां पर बच्चे स्वतंत्र रूप से आए, किताबें पढ़ें, किताबों के ऊपर अपनी राय रखें। अगर शिक्षक कोई गतिविधि कराता है तो उसके ऊपर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आसानी से दे पाए। तो कहने का मतलब ओवरऑल किसी पुस्तकालय की अगर संकल्पना करें तो इस तरह के बातें हम सोचते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसमें पंखा होना चाहिए, उसमें बैठने के लिए बहुत सारे फर्नीचर होने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। तो एक बार देखते हैं कि ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, 1 2 3 4 कमरे से लेकर और भयमुक्त वातावरण, तो इन बातों या इन चीजों को हम आयामों में कैसे देख सकते हैं। देखिए, पुस्तकालय के जो 6 आयाम हैं वो है लोग, संवाद, गतिविधियां, संग्रह, जगह, प्रबंधन। और जो बातें हमने अभी की, जो मैंने आपके लिए कहा कमरे से लेकर भयमुक्त वातावरण को, अगर हम उसको इन आयामों में बांटना चाहें तो एक एक करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला जो आयाम है लोग, इस बात को हमेशा सोचने की जरूरत है कि ये पुस्तकालय किसके लिए है। स्कूली शिक्षा को लेकर मैं विशेषकर अपनी बात रखना चाहूंगा कि विद्यालय में इस बात का ध्यान रखना है कि जो विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित होगा या पुस्तकालय संचालित हो गया या जिसकी योजना हम बना रहे हैं वो किसके लिए है। प्रमुख रूप से हो सकता है कि बच्चे आते हैं और शिक्षक आते हैं तो प्राइमरली ये पुस्तकालय उनके लिए हो, या फिर यदा कदा पेरेंट्स, समुदाय के लोग आते हैं तो इस पुस्तकालय में उनकी भी भूमिका हो सकती है।
अगर ओवरऑल ये परिकल्पना आपकी बनती है जिसमें आप बच्चों को विजुअलाइज करते हैं, जिसमें आप शिक्षकों को विजुअलाइज करते हैं, जिसमें पेरेंट्स को, माता-पिता, अभिभावक, समुदाय के लोगों को अगर आप कंसीडर करते हैं, तो फिर आपकी पूरी सोच पुस्तकालय की व्यवस्था को लेकर उसी तरह से बनेगी। एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूं आपके लिए, जो उत्तर प्रदेश में भी बहराइच जिले में हम लोग काम करते हैं। टाटा ट्रस्ट का वहां काम है कुछ ब्लॉक्स में। वहां के भी एक्सपीरियंस के आधार पर राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, इन सारे राज्यों में भी लाइब्रेरी को लेकर जो भी अनुभव है उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं कि जो स्कूल लाइब्रेरी है, खासकर जिसमें प्राथमिक से लेकर और 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाई होती है, उसकी अगर पुस्तकालय की अगर संकल्पना की जाती है, तो उसमें प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भी किताबें होनी चाहिए, जो कि कम टेक्स्ट वाली, चित्र वाली, अलग अलग थीम्स वाली आ, हो सकती है। इसमें कुछ आ, मतलब रिच टेक्स्ट वाले किताबें भी हो सकती है, जिसमें हम कहानी संग्रह रख सकते हैं, उपन्यास रख सकते हैं, जो कि बढ़ते उम्र वाले बच्चों के लिए जरूरी है। अमूमन स्कूलों के संग्रह को देखने के बाद ये लगता है कि जब किताबें खरीदी जाती हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि ये किताबें किसके लिए हैं। प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में से हैं और उनका पूरा कहानी संग्रह मानसरोवर के 7 खंड में है। तो एक उदाहरण देता हूं मैं कि अगर विद्यालय मानसरोवर के 7 खंड खरीद कर अपने लाइब्रेरी में रखता है, एक बाल पुस्तकालय में रखता है, तो उसके ऑडियंस कौन होंगे? शिक्षक पढ़ सकते हैं, अभिभावक पढ़ सकते हैं। बच्चों में भी बात की जाए तो 6ठी 7वीं तक शायद हम उम्मीद नहीं कर सकेंगे कि ऐसी किताबें जो थोड़ी मोटी हैं और जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हो, चित्र नहीं हो, बहुत रुचिकर तरीके से उनको तैयार नहीं किया गया है, उनके लिए ये बच्चे पढ़ पाएंगे। तो इस तरह की कई सारे, राजस्थान में जैसे मैंने देखा कि बातारी फुलवारी जो विजय दानदेथा के लोक कथाओं का संग्रह है, वो 12 खंडों में है, वो राजस्थानी में ही है, हिंदी में भी है। अब पूरा का पूरा खंड दिखता है कि लाइब्रेरी में रखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन? शिक्षक यदा कदा ही लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर काफी टीचर हैं तो उसमें थोड़े टीचर हैं जो कि उन किताबों तक पहुंच पाते हैं, ऐसे मेरे अनुभव में रहा है। बच्चे तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। अब अगर छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक या प्रारंभिक कक्षाओं की, कक्षा 8 तक की अगर बात कर लूं, 6 to 8 की बात कर लूं, तो उसमें कम टेक्स्ट वाले, चित्र वाली किताबें होनी चाहिए। जैसे कल आपको एक कहानी सुनाई गई थी, काली और दामिन साहब, वो प्राथमिक और प्रारंभिक मतलब कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए उपयुक्त किताब है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया। अच्छे तरीके कहने का मतलब खुले खुले चित्र हैं, कहानी से जोड़ते हुए चित्र हैं, उसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है। मतलब हाथ में लेने के बाद बच्चा कहेगा कि हाँ, इसको मैं पढ़ने की इच्छा रखता हूं, या धीरे धीरे इस तरह की किताबों से के अनुभव से हम गुजारेंगे तो वो किताबों को लेना पसंद करेंगे। दूसरी बात है, ये तो हुआ संग्रह की बात, जहां हमें सोचना चाहिए कि हम विद्यालय में जो लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं वो किन के लिए लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं? बच्चों के लिए, तो फिर बच्चों के हिसाब से चीजें वहां होनी चाहिए। किताबें देखी जाती है कि अलमारियों में रख दी गई हैं। आपने किताबों को सुरक्षित तो किया, लेकिन बच्चों को उनकी पहुंच से दूर कर दिया, क्योंकि छोटे बच्चे अमूमन वहां नहीं पहुंच पाते। लाइब्रेरी में किताबें इस तरह से रखी जाती हैं कि उनके टाइटल्स नहीं दिखाई देते, उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, उनकी व्यवस्था उस तरह से अलमारियों में नहीं रखी गई है कि वो दिखाई देती है कि आपने कौन सी किताब कहां रखी है। तो कहने का मतलब ये मसला जो है वो पहुंच का है। अगर हमने बच्चों को कंसीडर किया है तो बच्चों के हिसाब से फिर किताबों को खरीदा भी जाएगा और फिर उनको इस्तेमाल के मौके भी दिए जाएंगे, किताबों को डिस्प्ले में रखा जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं, तो फिर हमने लोग के हिसाब से बच्चों को कंसीडर नहीं किया गया है। तो इस स्लाइड में जो लिखा है वो 2-3 लाइनें मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा कि बच्चे, शिक्षक, समुदाय पुस्तकालय की जान है। स्कूल में सिर्फ कोई एक शिक्षक की पुस्तकालय से न जुड़े, बल्कि सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक को भी पुस्तकालय से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके इस्तेमाल और इसके संचालन की पहल में सबकी भागीदारी जरूरी है, नहीं तो ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनकर रह जाएगा। अमूमन ये कहा जाता है कि सर हमारे यहाँ लाइब्रेरियन नहीं है, तो हमारे यहाँ पुस्तकालय कैसे संचालित हो?
हमारे यहाँ किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो कैसे संचालित हो, या फिर मेरे पास अन्य दूसरे उत्तरदायित्व भी हैं जो कि स्वाभाविक रूप से सही भी हैं, तो फिर हम पुस्तकालय कैसे संचालित करें। तो फिर सोचने की बात है कि ओवरऑल पूरे स्कूल के सिस्टम में अगर एक पुस्तकालय संचालित है तो किसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ लाइब्रेरियन की, सिर्फ लाइब्रेरी इंचार्ज की, या बच्चों की भी है, टीचर्स की भी है जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लाइब्रेरी के एक मुख्य आयाम के रूप में यहाँ लोग आता है जो कि कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की परिकल्पना में मदद करता है। दूसरा जो आयाम है जिसको यहाँ सामने आप देख रहे होंगे, संवाद। चित्र में आपने देखा होगा, ये चित्र हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जो चलता है वो यादगीर जिले में चलता है कर्नाटक में, जहाँ 100 सरकारी स्कूलों में ये एलिमेंट्री लेवल तक की कक्षाओं में ये पुस्तकालय संचालित है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि बच्चे, अभिभावक, शिक्षिका, शिक्षक, ये सब बराबर पर बैठे हुए हैं और कोई बातचीत हो रही है। अमूमन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है या स्कूल या फिर कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है उसमें लिखा हुआ रहता है कि कृपया शांति बनाए रखें। तो शांति बनाए रखने का मतलब बच्चों से भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई चुपचाप रहो। तो बच्चे अगर चुपचाप रहेंगे तो फिर ये गतिविधियां जो किताबों के ऊपर चर्चा होनी है, जो बातचीत है या एक दूसरे से अपने अनुभवों का आदान प्रदान है, वो कैसे होगा। तो साइलेंस जो है वो कहीं निर्देश की तरह चस्पा नहीं हो जाए लाइब्रेरी में, ताकि जो संवाद के मौके हैं वो खत्म हो जाए। तो इस बात से थोड़ा सजग रहना है। वो विद्यालय या वो पुस्तकालय, विद्यालय की लाइब्रेरी या पुस्तकालय जीवंत है जहां पर नियमित संवाद होते हैं। नियमित संवाद कहने का मतलब बच्चे आपस में बातचीत करते हो, जो लाइब्रेरी में सीखा है, जो पढ़ा है या जो कर रहे हैं, या शिक्षक के साथ उनकी बातचीत होती है, शिक्षकों की शिक्षकों के साथ बातचीत होती हो, शिक्षक के अभिभावक के साथ बातचीत होती हो, अभिभावक का बच्चों के साथ बातचीत होती हो। मतलब अगर ये संवाद सतत रूप से चलता है, मतलब व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से वो संवाद कर पाते हैं, लाइब्रेरी से जुड़े अनुभवों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, किताब से जुड़े अनुभवों को शेयर कर पाते हैं, या फिर शिक्षक ने कोई एक गतिविधि कराई कहानी सुनाने की और उनको उसमें से कोई बात अच्छी लगी, उसको आप निरपेक्ष रूप से वो कह पाते हैं बिना डरे, या फिर कोई बात अच्छी नहीं लगी लाइब्रेरी की व्यवस्था को लेकर, उस बात को भी कह पाते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से अगर संवाद के मौके होते हैं तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसको वाइब्रेंट या जीवंत बनाए रखते हैं। उसकी बेहतरी के लिए ये मददगार होती हैं चीजें। स्लाइड में जो लिखा है मैं पढ़ दूं कि पढ़ने के लिए शांति और इस जरूरत का सम्मान करना जायज है, पर पाठकों के आपसी संवाद, साझा विचार और किताबों पर विमर्श भी उतना ही आवश्यक है। जब हम एक खुले और स्वतंत्र माहौल की बात करते हैं तो वह आयाम महत्वपूर्ण हो जाता है। पारस्परिक संवाद पुस्तकालय में के अस्तित्व में जान डालता है। संवाद नहीं होने की वजह से जो एनसीएफ में भी लिखा हुआ है 2005, जो पहले दिन में जुड़ा था, मैंने आपको कहा कि एनसीएफ 2005 में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि विद्यालयों में पुस्तकालय तो हैं, लेकिन बहुत थोड़े विद्यालय ऐसे मिले जहां पर पुस्तकालय जीवंत स्थिति में यानी चालू हालत में मिले। और वो इसलिए होता है क्योंकि संवाद के मौके हमने कम कर दिया। भयमुक्त वातावरण हम तैयार नहीं कर पाते। किताब के लेन देन को लेके, किताबों पर विचार के लेके हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम संवाद वाली जो व्यवस्था है उसको जब हम लाइब्रेरी बनाएं तो उसको लागू करें और उसको चलाएं भी। तो एक दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है लाइब्रेरी का। तीसरा आयाम गतिविधि। पुस्तकालय को लेकर अमूमन कम बातचीत होती है, खासकर विद्यालयी शिक्षा की बात करें, प्रशिक्षण भी कम होते हैं। तो इसलिए जो पुस्तकालय की संकल्पना अमूमन मेरे एक्सपीरियंस में टीचर के माध्यम से आई है वो ये है कि एक जगह हो जहां अच्छी व्यवस्था हो, बैठने की, साफ सुथरा हो, खुला हवादार हो, किताबें हो और बच्चे आके किताबें पढ़ें। इसके बाद फिर आगे की बातें नहीं होती है। और वो एक महत्वपूर्ण आयाम
काम है जो कि हमसे छूट जाता है, वो है गतिविधि का। किताबें आप बच्चों के सामने रख लेंगे तो ये वो ऑडियंस नहीं है, वो पाठक नहीं है जो बहुत जागरूक है, जागृत पाठक जिसको मैं अभी कह रहा था कि जो खुद से पुस्तकालय की किताबों को लेगा और पढ़ेगा और उसके ऊपर जो भी उसकी जरूरतें होंगी उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। या फिर जब हम आनंद के लिए पढ़ने की बात करेंगे, स्वतंत्र रूप से पढ़ने की बात करेंगे, तो वो सही किताब तक पहुंचेगा। ये हम उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बच्चा प्राथमिक कक्षा में पढ़ता हो, छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ता हो या ऊपर की कक्षाओं में। वहां शिक्षक की भूमिका केंद्र में आती है। शिक्षक, लाइब्रेरियन या जो भी लोग हैं, जो कि कुछ किताबों को लेकर अपनी एक योजना बनाए कि उस पर गतिविधियां कैसे तैयार की जानी चाहिए, उन गतिविधियों को बच्चों के साथ कैसे कराना है। बच्चों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो थोड़ा उत्साही होते हैं। खेल, डायलॉग, संवाद, इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं उनको काफी पसंद आती है। कल जैसे रीड अलाउड की गतिविधि आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट की गई थी। तो इस तरह की गतिविधियां कहीं ना कहीं किताबों से जुड़ने का मौका देती है। लाइब्रेरी में जो किताबें उपलब्ध है उनके बारे में जानकारी